तो बच्चों हम आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आपके क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और इसको हम लोग मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कौन सी बुक है और ये सारी चीजें। तो इसको स्टार्ट करें, लेसन वाइज इसको हम पढ़ाना स्टार्ट करें। उससे पहले थोड़ा इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको, कि आपको एक जानकारी हो जाए कि ये बुक पूरा है क्या। तो देखिए, इस बुक में जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और एंड पॉइंट तक है, ये ब्रिटिश रूल के समय से लेसन स्टार्ट हुआ है और अभी तक का सारी चीजें उसमें दी हैं। तो इस पूरे बुक को अगर आप देखें तो इसमें 1947 से पहले से लेकर और 1990 तक एक छोटा सा पार्ट है, फिर 1991 से लेकर और अभी तक का हिसाब किताब है इसमें। यानी इसमें इस बुक में ये बताया गया है कि 1947 से पहले जब ब्रिटिश रूल था, उसके बाद हमें 1947 में आजादी मिली। तो उस वक्त जब ब्रिटिश छोड़ के गए या ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया की कंडीशन कैसी थी। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फॉरेन सेक्टर था, उसके बाद डेमोग्राफिक सेक्टर था। ये सारे सेक्टर कैसे थे? जब ब्रिटिश रूल गए तो इन सब के सेक्टर बहुत ज्यादा बेकार चल रहे थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाकर इन सेक्टर को डेवलप किया, लेकिन फिर भी 1990 में क्राइसिस आया। क्राइसिस यानी मंदी का समय आ गया। और क्राइसिस आने के बाद फिर इंडिया ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर एक नई पॉलिसी बनाई, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। नई पॉलिसी बनाई और फिर 1991 से लेकर और अभी तक हमने उसे कैसे डेवलप किया, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो बेसिकली इस बुक में आप जब स्टार्टिंग के लेसन पढ़ोगे तो ब्रिटिश रूल के समय से लेकर और उसके बाद कैसे कैसे इंडिया डेवलप हुआ, कैसे कैसे उसने एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया, कैसे कैसे उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया, कैसे फॉरेन सेक्टर डेवलप किया, कैसे डेमोग्राफिक सेक्टर यानी कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई, कैसे हॉस्पिटल्स ओपन किए, कैसे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ये सारी चीजें इस बुक में 1 बाय 1 करके पढ़ोगे तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में हमें पढ़ना कैसे कैसे है। यानी हम स्टार्ट करेंगे तो हम ब्रिटिश रूल के समय से बात लेके चलेंगे कि ब्रिटिश रूल के समय एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और इसी तरह कई सेक्टर के क्या कंडीशन थे। फिर गवर्नमेंट ने कैसे कैसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया, फिर इस तरह से बाकी चीजें बाकी सेक्टर डेवलप किया। और उसके बाद आज हम किस पोजीशन पर हैं, कैसे हमने रूरल डेवलपमेंट किया, कैसे हमने बैंकिंग सेक्टर डेवलप किया, ये सारी चीजें इस बुक में 1 बाय 1 करके पढ़ोगे। तो हम शुरू करेंगे, यानी नेक्स्ट अब वीडियो आएगी जो लेसन से स्टार्ट होगा, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पहला लेसन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपने पहले लेसन के साथ, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब पहले मैं बता दूं, इंडियन इकोनॉमी यानी कि हमारी जो इंडियन कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, वो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी हमें आजादी मिली और आजादी मिलने के तुरंत बाद हमारा क्या कंडीशन था। क्योंकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जितनी भी चीजें थी सब वो ले जाके अपने होम कंट्री में पहुंचा चुके थे और हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। वो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइट कर चुके थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट कर चुके थे, और इसी तरह सारे सेक्टर्स वो एक्सप्लॉइट कर चुके थे, यानी कि उसे यूज कर करके खराब कर चुके थे। तो वही चीज हमें इस लेसन में पढ़नी है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या क्या थी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिशर्स के जाने के तुरंत बाद
समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करने हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए, तो टॉपिक्स टू कवर में हमें गिने चुने 2 4 5 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था, कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या आप कंडीशन कह सकते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये इतने टॉपिक हैं वो हमें डिस्कस करने हैं कि ब्रिटिशर्स के जाने के तुरंत बाद एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, इसी तरह डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल। इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पहला टॉपिक हम जा रहे हैं डिस्कस करने। पहला हम एग्रीकल्चर सेक्टर ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगभग 85% लोग डिपेंड थे। पहले आप जानते हो कि कारखाने बहुत बड़े बड़े नहीं थे, ज्यादातर सर्विसेज नहीं करते थे लोग, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे, यानी कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इनकम अगर उस टाइम में आ रहा था तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि आजादी मिलने के समय, यानी आजाद हो गया भारत, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। क्योंकि अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत यूज किया लेकिन उसकी फर्टिलिटी को ध्यान में नहीं रखते थे, यानी एक फसल 2 फसल उगाते थे लेकिन उसमें जैसे फर्टिलाइजर्स होता है, मैन्योर होता है, चाहे केमिकल हो चाहे नेचुरल हो, उसे ज्यादा यूज नहीं करते थे। वो सिर्फ इंडिया को यूज करते थे प्रोडक्शन करने के लिए, ना कि उसके फर्टिलिटी को रिस्टोर करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर को केवल उन्होंने यूज किया और उन्होंने उसकी फर्टिलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही खराब हो गया था। तो देखिए, जैसे हमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो पहला क्या है, पहला एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन क्या था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। अब आप देखिए, पहले मैंने डिस्कस कर दिया प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन यानी टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्शन क्या होता है, यानी टोटल आउटपुट कितना हुआ, टोटल आउटपुट कितना हुआ वो हो जाता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी आपके पास जमीन है वो कितना आउटपुट दे रहा है, ये हो गया प्रोडक्टिविटी। अब
बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव वाज एक्सट्रीमली लो, यानी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी उस टाइम में बहुत ही कम था। यानी जब आप किसी चीज को, जैसे नॉर्मल सी बात है, एक गाड़ी ही है, अगर आप उसे सिर्फ चलाओगे, ना उसकी सर्विसिंग कराओगे, ना उसको साफ सफाई करोगे, ना उसका ध्यान दोगे, तो वो उतना एवरेज नहीं दे पाती जितना वो दे सकती है अगर आप उसका ध्यान रखें। सेम एग्रीकल्चर सेक्टर का मसला था, यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, उसे यूज करते थे, उस पर प्रोडक्शन करते थे, उस पर फसल उगाते थे, लेकिन उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो हो गया, बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया, प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें 1947 के समय पे तो 665 हेक्टेयर था व्हीट और राइस का। वहीं पर आज के समय में अब 3408 हो गया है, यानी पहले के समय में कितना कम था। इसी तरीके से प्रोडक्शन अगर देखें 64 टन थी केवल, लेकिन और व्हीट का और राइस का 220 टन, आज देखिए वो बढ़कर 991 हो गया है, 1156 हो गया है। तो उस वक्त कितना कम था, यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था। दूसरा पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो फसल होता था वो सर्टेन नहीं था कि इतना होगा ही होगा, क्योंकि वो सीजनल होता है। अगर रेन नहीं हुआ, किसी टाइम सूखा पड़ गया, तो आउटपुट हो ही नहीं सकता, कम होगा। और अगर अच्छी बारिश हो गई तो आउटपुट बढ़ सकता है। इसी को कहते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कोई चीज फिक्स ना हो। अगर अच्छी फैसिलिटी मिल गई तो प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकता है, और फैसिलिटी नहीं मिली तो प्रोडक्शन कम हो सकता है। ठीक, तो 2 पॉइंट ये क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। यानी सिर्फ जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो होता था वो सिर्फ खाने के लिए, यानी आपने सब्जियां लगाई उसे बेचने के पर्पज से नहीं, उसे यूज करने के पर्पज से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डिक्लाइन करने का ये भी एक रीजन था कि उस वक्त जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग होता था वो सिर्फ और सिर्फ खुद के यूज के लिए होता था। बहुत कम ही वो लोग बचाते थे कि मार्केट में बेच सकें। नेक्स्ट है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉयल एंड टिलर्स ऑफ द सॉयल। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो ओनर थे, ओनर यानी जमीन के जो मालिक थे, और टिलर्स ऑफ द सॉइल जो जमीन पर काम करते थे। तो इनको जो मालिक थे उनको सिर्फ जमीन में काम करके उन्हें रेंटल वैल्यू चाहिए थी, यानी उन्हें उससे इनकम चाहिए था। देखिए लिखा है साफ साफ कि द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज वेरी बैड बिकॉज ओनर्स वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। यानी जो मालिक थे वो केवल आमदनी चाहते थे कि जमीन में लगे रहो, उससे मतलब जो भी है क्रॉप उगाते रहो, उसको बेच के खूब सारे पैसे मिलते रहे, लेकिन उसकी फर्टिलिटी के बारे में वो ध्यान नहीं देते थे। और जो उस पे काम करता था, जो कि टिलर्स था, वो उसे इतना देते थे कि वो खा सके, रह सके, बस उसे ज्यादा नहीं देते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी अंडर डेवलपमेंट में चला गया। फिफ्थ पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड का मतलब है जैसे थोड़ी सी जमीन आपकी, अगर एक जगह आपको लंबी चौड़ी जमीन मिल जाए तो वहां आप अच्छे से उगा सकते हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर थोड़ी सी जमीन आपकी यहां पर है, 1 किलोमीटर बाद थोड़ी सी जमीन आपकी कहीं और है, फिर थोड़ी सी जमीन आपकी 15 किलोमीटर पर है, तो आप क्या होगा, आप उससे प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा और आउटपुट भी कुछ नहीं निकलेगा। वही प्रॉब्लम यहां पर थी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स में। हेयर फ्रेगमेंटेड मीन्स आर पीस ऑफ लैंड इज हेयर एंड अनदर इज देयर। समझ में आ गया? दैट इज वाई मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट।
ये देखिए हाई कॉस्ट पे, यानी जब आपकी थोड़ी थोड़ी जमीनें कई जगह पर रहेंगी तो उससे आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाओगे, बल्कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी यहां पर फोर्स किया जाता, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस शिफ्टिंग फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन टू द कल्टीवेशन ऑफ मार्केट, यानी अंग्रेज जो थे वो फोर्स करते थे कि आप अपने खाने के लिए कम यूज करो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कम प्रोडक्शन करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो जो मार्केट पर्पस के लिए हो। जैसे नॉर्मली जूट है, कॉटन है, ये सब हम खा नहीं सकते, ये सिर्फ क्या हो सकता है, इनके कपड़े बन सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सब्जियां हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सब्जियां नहीं उगाने को कहता था। अंग्रेज कहते थे कि कॉमर्शियलाइजेशन करो, यानी ऐसी चीज उगाओ जो मार्केट में बेची जा सके। ठीक है, तो मार्केट में बेची जा सके तो वो चीज किसी के काम में नहीं आ सकता। जैसे कॉटन ज्यादा उगाया जाता था, जूट ज्यादा उगाया जाता था, वो सब किसी आदमी के किसी काम में नहीं था। तो ये कुछ कंडीशन थे। लास्ट पॉइंट है आपका लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। इसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज होता चला गया। इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ जमींदार्स को रख दिया था और उनको जमीनें दे दी थी। वो जमींदार क्या करते थे, टिलर्स से, टिलर्स यानी जो जमीन पर उनके काम करते हैं लोग, उन्हें कहते हैं टिलर्स। तो टिलर्स को वो जमीन दे दिया करते थे और उससे खूब मेहनत कराते थे। उन्हें बस 2 टाइम का खाना देते थे, वो भी पूरा पेट भर के नहीं, और उनसे खूब काम कराते थे, खूब इनकम जनरेट करते थे वो जमींदार्स। और कुछ रेंट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था, कौन से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया था वो उनको पहुंचा दिया करते थे। उसके बाद वो जितना चाहते थे टिलर्स को यूज करते थे, उनसे प्रोडक्शन करवाते थे, उनसे फसल उगवाते थे और उसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाते थे। तो इसी को जमींदारी सिस्टम कहते हैं। कि जमींदारी सिस्टम में क्या है कि एक जमीन, जैसे आप देखें कि जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, यानी जमींदार को कह दिया गया था कि आप परमानेंट मालिक हो, जमीन के मालिक हो। और उसमें जमींदार्स वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट, और जमींदार्स जो भी उस जमीन पर उगाएंगे उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को फिक्स देना पड़ेगा। और बाकी वो टिलर्स को यूज करते थे, टिलर्स को यूज करके उनसे जमीन पर फसल उगवाते थे। मतलब एक तरह से फसल उगाया जाता है, फसल उगवाते थे, उसके बाद उन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाते थे। यानी कि नॉर्मली अगर हम कहें तो कुछ परसेंटेज वो गवर्नमेंट को देने के बाद बाकी सारी इनकम वो खुद अपने पास रख लेते थे, थोड़ा सा टिलर्स को देते थे। तो यही जमींदारी सिस्टम है। तो जितने भी 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो सातों पॉइंट ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन ब्रिटिश के जाने के बाद मतलब तुरंत उन्हें आजादी मिली, और आजादी के समय पर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंडीशन क्या था। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ये नहीं बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा था। जमींदारी सिस्टम भी यही बता रहा है। तो इस तरह से 7 पॉइंट है कि क्या अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप सीधे ये 7 पॉइंट लिख दोगे। इससे पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर का जो कंडीशन था वो एक्सट्रीमली बैड था उस टाइम पे। तो आप इसे समझ गए हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो।